गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइजिंग कंज्यूमर क्रेडिट इन इंडिया। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई ने रिलीज़ की है उसमें कहा है कि जो हाउस होल्ड फाइनेंसेस हैं और कंजम्पशन लोन्स हैं उस पर हमारा फोकस जाना चाहिए। तो क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि हाउस होल्ड डेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो 36.6% ऑफ जीडीपी होता था 2021 में, वो ऑलमोस्ट 43% पर पहुंच चुका है जून 2024 में। इंडिया का हाउस होल्ड डेट जो है अभी बाकी की इमर्जिंग इकोनॉमीज से तो कम है, लेकिन एक मैक्रो इकोनॉमिक वीकनेस हमें दिखा रहा है आती हुई। तो इसमें डेट जो है जनरली लोग लेते थे पहले होम या व्हीकल परचेज करने के लिए, लेकिन रीसेंट डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग जो हैं हाउस होल्ड जो हैं वो कंजम्पशन के लिए भी डेट ले रहे हैं रादर देन असेट क्रिएशन के लिए। तो ये कंसर्न्स रेज कर रहा है हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, खासकर लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए। ठीक है। तो अभी देखा गया है कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो प्रोपोर्शन ऑफ न्यू लोन्स है वो हेल्दी या प्राइम बोरोवर्स लेते हैं, और लेकिन वो क्या करते हैं, असेट क्रिएशन के लिए ज़्यादा लोन लेते हैं। लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं वो बोरोइंग कंजम्पशन पर्पस की कर रहे हैं, मतलब डे टू डे फंक्शनिंग के लिए भी वो क्रेडिट कार्ड का डेट या पर्सनल लोन्स ले रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा लोन्स के ऊपर रिलाई कर देते हो तो उससे आपके जो है हमारे हाउस होल्ड फाइनेंसिस के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस रेज हो रहा है कि कितने सस्टेनेबल हैं उनके हाउस होल्ड फाइनेंसिस। तो वरिंग ट्रेंड यही है कि जो शेयर ऑफ लोन जो लिया गया है वो कंजम्पशन के लिए ज़्यादा लिया जा रहा है रादर दैन इन्वेस्टमेंट करना इन एसेट्स में। तो 64% जो लोन्स जो हैं सब प्राइम बोरोवर्स जो लेते हैं वो तो असेट क्रिएशन के लिए ले रहे हैं, लेकिन इसमें से भी जो लगभग हाफ ऑफ द लोन्स हैं वो कंजम्पशन के लिए लिए जा रहे हैं। और जो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनमें तो सबसे ज़्यादा जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लोन्स जो है, जैसे क्रेडिट कार्ड का डेट होता है या पर्सनल लोन्स होते हैं, वो डेली एक्सपेंसेस के लिए भी वो लोन ले रहे हैं। ठीक है। तो पर्सनल लोन्स या क्रेडिट कार्ड डेट में जो ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है वो भी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस हमारे को लोअर इनकम ग्रुप्स में दिखा रहा है। ठीक है। तो हाउस होल्ड जिनकी लोअर इनकम है उनका हाई इनकम मल्टीप्लायर होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो ज़्यादातर अपना पोर्शन ऑफ इनकम गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन में यूज़ करते हैं। तो जब अगर वो बहुत ज़्यादा डेट रीपेमेंट से बर्डनड हो जाएंगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो श्रिंक होगी, और उससे ओवरऑल कंजम्पशन और जो है इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होने लगेगी। तो कुछ क्वेश्चंस रेज ये किए जा रहे हैं कि क्या हाउस होल्ड बोरोइंग जो है वो इनकम इनसिक्योरिटी की वजह से हो रही है, या जो ये BNPL जैसे जो फाइनेंशियल इनोवेशंस आई हैं उससे एक्सेसिव बोरोइंग जो है वो लोग करने शुरू कर चुके हैं। तो क्या जो राइजिंग डेट है उससे इफेक्टिवनेस ऑफ फ्यूचर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स जो है वो इम्पैक्ट होंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई ने जो है वो रिकमेंडेशन दी है कि टाइटर लैंडिंग नॉर्म्स नॉर्म्स होने चाहिए पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड की बोरोइंग पर। बैंक्स को इनकरेज किया जाए कि वो प्राइम बोरोवर्स पर ज़्यादा फोकस रखें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि रेकलेस लैंडिंग प्रैक्टिसेस नहीं हो। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 स्विस एयर कंपनी IQ एयर ने जो है वो रिलीज़ की है, जो सिवियर पोल्यूशन दिखा रही है इंडिया में। 20 जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से जो है 13 तो इंडिया में ही है। तो ये डेटा जो है 40,000 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से लिया गया है। दिल्ली जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बनी है फॉर सिक्स्थ टाइम इन अ रो। और 2024 में दिल्ली जो है वो सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी भी थी वर्ल्ड में। ओके। और इस बार जो वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो है बिरनिहात। ओके। और जनवरी 2024 में सबसे पुअर एयर क्वालिटी देखी गई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में। नवंबर 2024 में एक्सट्रीम पॉल्यूशन देखा गया दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में। और इसमें आइडेंटिफाई किसको किया गया है मेजर कल्प्रिट, क्रॉप स्टबल बर्निंग जो फार्मर्स करते हैं। 60% जो पॉल्यूशन है वो उसी पीक पीरियड में इसी स्टबल बर्निंग की वजह से होता है। ठीक है। तो उस टाइम पर आपको देखा होगा कि जो अपोलॉजिस्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं कि नहीं, स्टबल बर्निंग की वजह से नहीं हो रहा है पॉल्यूशन, और कॉजेज़ हैं, ये है वो है। लेकिन अब ये जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कि स्विस कंपनी ने निकाला, उन्होंने क्लियरली जो है वो एलिफेंट इन द रूम को आइडेंटिफाई करते हुए बताया है कि क्रॉप स्टबल बर्निंग जो है 60% जो है वो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 2024 में मोस्ट ऑफ द ग्लोबल पॉल्यूशन जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ कर रही थी। सिर्फ 12 कंट्रीज़ जो हैं या रीजन्स या टेरिटरीज़ जो हैं वो WHO की जो है रिकमेंडेड लिमिट को फॉलो कर पा रही थी पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में। और ये रीजन्स प्राइमरली लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और ओशियानिया में लोकेटेड है।
ओके। 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों आते हैं। 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में जो WHO की लिमिट्स थी पॉल्यूशन की या PM2.5 की, वो 10 गुना उससे ज़्यादा जो है वो ब्रीच हो चुकी है। तो इंडिया में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया, और लेटेस्ट रिपोर्ट ये कह रही है कि परसिस्टेंट चैलेंजेस हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टेट्स के पास नहीं है। दिल्ली ने कुछ पॉलिसीज़ या दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ तो इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है सिर्फ पेपर पर ही है वो पॉलिसीज़, और एक्चुअली में वो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा इमिग्रेशन लॉज को, स्ट्रेंथन करेगा नेशनल सिक्योरिटी को, और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लेकर आएगा वायलेशंस के ऊपर। तो जो 4 कॉलोनियल एरा लॉज थे, फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, उन सबको ख़त्म करके एक सिंगल मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि कोई भी फॉरेनर जो कि अगर थ्रेट पोज कर रहा है इंडिया की इंटेग्रिटी को, उसको एंट्री नहीं मिलेगी या फिर परमिशन उस टाइम में नहीं मिलेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास पावर होगी कि बिना वारंट की भी वो किसी फॉरेनर को जो है वो अरेस्ट कर पाएँ, जो भी अगर वो वायलेट कर रहा है इमिग्रेशन लॉज को। फॉरेनर्स जो है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा आते ही अराइवल पर, और अगर वो कोई भी मूवमेंट और आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हैं तो उनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा वो चेंजेस को अपने। ठीक है। जो जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको सिर्फ वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा के साथ ही एंटर कर सकते हैं और लीव कर सकते हैं इंडिया को। तो पेनल्टीज़ भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अगर आप कुछ जो है फॉरेनर्स जो हैं वो कुछ रूल्स वायलेट करते हैं तो कितनी पेनल्टी होगी। फॉरेनर्स जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो वो जिस पासपोर्ट से इंडिया में एंटर हुए हैं वही उसी सिटीजनशिप को उनको मानी जाएगी। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पॉल्क डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक 22 ईयर ओल्ड प्रिंस ऑफ लग्जमबर्ग जो है वो एक रेयर जेनेटिक डिसीज़ की वजह से जो है वो मर गए हैं। पॉल्क डिसीज़ ये जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, जो कि बॉडी के सेल्स को एडिक्वेट एनर्जी बनाने से रोकता है। उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं। तो इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स जो ऑफ द बॉडी जैसे ब्रेन, नर्व्स, मसल और लिवर जो है वो अफेक्ट होते हैं। पर्सन का विजन भी अफेक्ट हो जाता है। पर्सन जो है वो बेड रिडन हो जाता है, फंक्शन नहीं कर पाता है। और इसमें होता क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको अफेक्ट करती है कंडीशन, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब म्यूटेशंस आ जाती हैं जीन्स में, तो उससे जो है एबिलिटी ऑफ फॉर माइटोकॉन्ड्रिया जो है टू रेप्लिकेट जो है वो अफेक्ट होती है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मसल वीकनेस, वीकनेस ऑफ द आई या फिर पैरालिसिस ऑफ द आई, एपिलेप्सी, लिवर फेलियर, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। कोई भी अभी तक क्योर नहीं है इस डिसीज़ का। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कुकी ट्राइब। ये टॉपिक भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक आर्मर्ड व्हीकल जो है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो हैवी अटैक्स से जो है वो के अंडर आया। कुकी ट्राइब्स जो है मणिपुर में उन्होंने अटैक कर दिया था। तो एक एथनिक ग्रुप है कुकी ट्राइब्स, जो कि जिसमें कि मल्टीपल ट्राइब्स आती हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, खासकर मणिपुर, मिज़ोरम, असम, पार्ट्स ऑफ म्यांमार, सलहत और चिटागोंग हिल्स ऑफ बांग्लादेश। तो जो चिन पीपल हैं म्यांमार के और मीज़ो पीपल जो है वो मिज़ोरम के, वो कुकीज़ के साथ मिलकर उनको हम जो पीपल कहते हैं। कुकीज़ जो है उनकी रिच कल्चरल हेरिटेज है और इंस्टीट्यूशंस हैं स्वॉम और लॉम टाइप। तो स्वॉम में क्या होता है, एक कम्युनिटी सेंटर है बॉयज़ के लिए जहाँ पर वो गाइडेंस ऑफ एल्डर्स के अंदर लर्न करते हैं। लॉम है एक यूथ क्लब जहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल स्किल्स उन्हें सिखाए जाते हैं। कुकीज़ ट्रेडिशनली जो है वो शिफ्टिंग या फिर झूम कल्टीवेशन जो है उसमें एंगेज रहते हैं। कुकी रिबेलियन भी बहुत फेमस है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी ब्रिटिश हेजमनी की अगेंस्ट कुकी पीपल द्वारा। और 1990 में जब वो हार गए थे, तब उससे पहले तक वो एक इंडिपेंडेंट लोग होते थे। उसके बाद वो ब्रिटिश रूल के अंदर आए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्लास्टिक आइस। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर, जिसको हम प्लास्टिक आइस 7 कह रहे हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में फॉर्म होता है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस वाटर तो सिर्फ 3 फेजेस में होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में। लेकिन अनलाइक ऑर्डिनरी आइस, प्लास्टिक आइस जो है वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लास्टिक आइस के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली रोटेट कर पाते हैं विद इन जो रिजिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें। जो इस फेज़ को पहली बार प्रेडिक्ट किया गया था 2008 में, लेकिन साइंटिस्ट ने अब कहा है कि सॉलिड एविडेंस मिला है उन्हें इसके एग्जिस्टेंस का। ठीक है। तो इसको डिस्कवर कैसे किया?
रिसर्चर्स ने क्वाजी इलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया या और डायमंड एनुअल सेल्स का यूज़ किया टाइनी हाई प्रेशर सैंपल्स को स्टडी करने के लिए। और उन्होंने देखा कि जो प्लास्टिक आई 7 है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को रिटेन तो करता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो फ्रीली रोटेट होते हैं उसमें। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिटरी साइंस पर हमारे इम्प्लीकेशंस हैं। और इसमें हमें ये भी पता लग रहा है कि वाटर जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में इवन मोर कॉम्प्लेक्स वेज में परफॉर्म करता है या बिहेव करता है जितना हमने पहले सोचा था। तो इस डिस्कवरी से हमें न्यू इंसाइट्स मिल रहे हैं मटेरियल साइंस पर, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन पर, या फिर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज बनाने पर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रतिबिंब मॉड्यूल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिबिंब मॉड्यूल ने लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों को अक्यूज को अरेस्ट करने में हेल्प किया है, 17,000 से ज़्यादा लिंकेजेस पकड़ने में हेल्प किया है, 36,000 से ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंस रिक्वेस्ट को कैटर किया है। ठीक है। प्रतिबिंब मॉड्यूल जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो I4C ने बनाया है। एनफोर्समेंट एजेंसीज और स्टेट पुलिस फोर्सेस जो है उनको हेल्प करता है साइबर क्रिमिनल्स को मैप करने के लिए रियल टाइम में और उनके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने में। प्रतिबिंब एक यूनिक एडवांटेज देता है, प्रोजेक्ट करता है ये मोबाइल नंबर्स को जो कि साइबर क्राइम्स में यूज़ हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री इनटू अ GIS मैप। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो मैप व्यू देता है पर्सोनल ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बारे में, एक पर्सोनल ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि वो एक्चुअल लोकेशंस जो है मोबाइल नंबर्स जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं उनको मैप कर सके। तो समन्वय प्लेटफॉर्म वही जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया था एक कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेटफॉर्म। और ये इंटरस्टेट लिंकेजेस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स को के बेसिस के बारे में हमें एनालिटिक्स देता है। अब I4C क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक जो है वो ये सेंटर है जो कि साइबर क्राइम से डील करता है। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, नोडल पॉइंट है ये फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम में। और ये अकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक और गवर्नमेंट को इकट्ठा करता है ताकि प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन हो सके साइबर क्राइम्स की। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is rising consumer credit in India. This topic is important for our economy section. So Financial Stability Report 2025 has been released by RBI and it has called attention to the question of household finances and consumption loans. So this report is highlighting an alarming trend in household debt, which has increased from 36.6% of GDP to 42.9% in of GDP in June 2024 as compared to 2021. So while India's household debt has remained lower than most emerging economies, the rising debt to GDP ratio signals potential macroeconomic weaknesses. So debt is generally taken to acquire assets like homes and vehicles, but recent data is indicating that Indian households are also borrowing more for consumption rather than for asset creation. So which is raising concerns about financial health of this lower income group. Okay, so uh, the rising per capita debt is observed mainly among subprime borrowers who are using loans for asset creation, which is okay. But for the low income group, they are the that is taken for consumption purposes only, basically for their day-to-day survival also. Okay, this is increasing also. So this growing reliance on loans for consumption is raising concerns about the sustainability of household finances. A worrying trend is also that 64% of loans are otherwise taken by subprime borrowers for asset creation, but still nearly half of such loans are also taken by subprime borrowers for consumption also. Lower income group people, they rely heavily on credit card debt and personal loans for daily expenses. So we are also seeing high rates of default in personal loans and credit card debt, which is increasing financial stress among lower income groups. So households with lower incomes generally have a higher income multiplier, meaning which that they will spend a large proportion of their income on goods and services. However, if they are burdened with debt repayments, their disposable income shrinks, reducing overall consumption and slowing down growth. Okay, so several key questions are arising. First is, of course, are household borrowings more due to income insecurity post the pandemic? And are financial innovations like BNPL schemes encouraging excessive borrowing? Will this rising debt reduce the effectiveness of future macroeconomic policy measures? Okay, like tax cuts or interest rate adjustments. So RBI has recommended that
To slow down the consumer credit growth, we need to take certain steps like tighter lending norms for personal loans and credit card borrowing, encouraging the banks to focus on prime borrowers, reducing the risk of default, monitoring the financial institutions to prevent reckless lending practices. Okay. So the next topic is World Air Quality Report 2024. This topic is important for your environment section. So World Air Quality Report 2024 by IQ Air has highlighted severe pollution in India, with 13 of the world's 20 most polluted cities are located in the country. So this report has been released by Swiss air quality technology company called IQ Air, and this report has looked at the data from over 40,000 air quality monitoring stations. So Delhi has once again been ranked as the world's most polluted capital, surpassing even other cities in the NCR region. So in 2024, Delhi was also the second most polluted city in the world. Okay, so Birnhihat in Assam has been recorded as the highest or the most polluted city in the world this year. Um, in January 2024, we have seen poor air quality in Delhi and Himachal Pradesh. And in November 2024, we saw extreme pollution in Delhi, Punjab, Chandigarh, Haryana, and Himachal Pradesh. And crop stubble burning has been identified as the 60 as the major contributor of pollution during the peak periods, with about 60% of the pollution is caused by this stubble burning only. Okay. So in 2024, most of the global population was breathing polluted air. Only 12 countries, regions, or territories met the WHO's recommended PM 2.5 limit. Okay, these regions were primarily in Latin America, Caribbean, and Oceania. Five of the most polluted countries are given here. Okay, in which India, Pakistan, and Bangladesh are also included. 20 most polluted cities have exceeded the WHO limits by over 10 times. So the government of India introduced the National Clean Air Program in 2019, but there are certain challenges due to inconsistent policy implementation and inadequate infrastructure, especially at the regional level. So environmental analysts are also arguing that Delhi introduced certain policies, but these policies remained largely on paper and they were not implemented. Okay. So the next topic is Immigration and Foreigners Bill 2025. This topic is important for your governance section. So with an aim to enhance national security, government has introduced the Immigration and Foreigners Bill 2025 in Parliament, which aims to streamline immigration laws, strengthen national security, and impose stricter penalties for violations. So this bill is going to replace four colonial era laws, including the Foreigners Act, the Passport Act, to create a single modern legal framework. So this bill states that any a foreigner posing threat to India's integrity will be denied entry or permission to stay. Immigration officers can arrest without a warrant if they suspect a foreigner of violating the immigration laws. Foreigners must register themselves upon arrival, and they must report any changes in their movement or identity. Okay, all foreigners need a valid passport and visa to enter and leave India. So penalties for violations are also mentioned here. Foreigners who have dual citizenship will be treated as citizens of the country whose passport they use to enter into India. Okay. So the next topic is Polk disease. This topic is important for your social issues. So a 22-year-old young prince of Luxembourg recently died from a rare genetic disease called Polk, which is a genetic mitochondrial disorder that prevents the body's cells from producing adequate energy, which in turn can cause multiple organ dysfunctions and failures. So this disease affects multiple organs of the body, primarily the brain, nerves, muscles, and liver. It also affects a person's vision. The person with Polk likely end up being bedridden and unable to function in so many of the activities of daily living. The condition affects mitochondria, that is the powerhouse of the cell, and mutation in the genes impact the ability for mitochondria to replicate. Okay, so the most frequent symptoms include muscle weakness, weakness of the eye or paralysis of the eye, epilepsy, liver failure. It also affects neurological function. Currently, there is no cure for Polk. Okay. So the next topic is Kuki tribe. This topic is important for your social issues. So an armored vehicle of the Central Security Forces came under heavy attacks by protesters from the Kuki tribes in Manipur. So Kuki tribe is an ethnic group including multiple tribes originally inhabiting the northeastern states of India, including Manipur, Mizoram, and Assam, parts of Myanmar, and Sylhet district and Chittagong Hill tracts of Bangladesh. Chin people of Myanmar and Mizo people of Mizoram are
that are amongst the uh, people along with the cookies who are known as Zo people. Cookies have a rich cultural heritage also with institutions like SOM and LOM. So SOM is basically a community center for boys, and LOM is a youth club which fosters social activities and practical skills. Cookies traditionally are engaged in shifting or jhum cultivation in the forested hills. Okay, so the Kuki Rebellion of 1917 and 1919 is very famous, which is the first resistance to British hegemony by the Kuki people. And up until their defeat in 1919, the Kukis had been an independent people ruled by their chieftains. So the next topic is plastic ice. This topic is important for your science and tech section. So scientists have confirmed the existence of a fourth form of water, plastic ice 7, which is an exotic phase of ice which forms under extreme conditions. So plastic ice in generally we see that water exists in three phases, that is solid, liquid and gas. But unlike ordinary ice, plastic ice 7 allows water molecules to rotate freely within a rigid crystalline structure. This phase was first predicted in 2008, but scientists have now provided solid evidence of its existence using advanced neutron scattering experiments. Okay, so how was it discovered? Researchers used quasi-elastic neutron scattering and diamond anvil cells to study tiny high pressure samples. So their findings have also confirmed that while plastic ice 7 retains a crystalline structure, its molecules rotate in specific preferred directions, okay, basically freely. So this discovery has profound implications for planetary science. This also confirms that water in extreme environments behaves in even more complex ways than previously thought. Scientists also believe that this discovery could lead to new insights in material science, planetary exploration, and even the development of futuristic technologies. Okay. So the next topic is Pratibimb module. This topic is important for your security section. So Pratibimb module has led to the arrest of 6046 accused, 17,000 about 17,000 linkages, and 36,000 plus cyber investigation assistant requests. Okay, so Pratibimb module is a geographic information system based software which was launched by Home Ministry's I4C. So it helps the enforcement agencies, including the state police forces, to map cyber criminals in real time and destroy their network. It offers a unique advantage of projecting mobile numbers used in cyber crimes across the entire country into a GIS map. This software also provides a map view to personnel of the law enforcement agencies and service providers to ascertain the actual locations of mobile numbers active in criminal activities. Okay, so there is also Samanvaya platform, which was launched by the Ministry of Home Affairs as a coordination platform for the LEAs for cybercrime data sharing and analytics. It provides analytics based on interstate linkages of crimes and criminals involved in cybercrime. So, what is this I4C, or the Indian Cybercrime Coordination Center? It was established by Ministry of Home Affairs to deal with cybercrime in the country. It is located in New Delhi. Acts as the nodal point in the fight against cybercrime. It also brings together academia, industry, public, and government in the prevention, detection, investigation, and prosecution of cybercriminals. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.